सूक्ष्म सुरक्षा, ये पार्ट 4 है और ये अंतिम की ओर है चैप्टर। इसके पहले जो पढ़ाया था वो उनको थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर उसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो क्लास हमने संडे को चलवाया था, उस संडे क्लास में आप्रवासी, शरणार्थी, ये दो चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझाया था। आप्रवासी, सबसे पहले प्रवास। प्रवास का अर्थ होता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, उसको प्रवास कहते हैं, समझ गए, जिसको माइग्रेंट बोलते हैं। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। गांधी अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी 1915 को। उन्हीं के याद में प्रत्येक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, जिसका छोटा बाद में लिखिएगा। भाई सुनिए हमारी बात को, बात समझ आए? तो प्रवास मैंने समझ गए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब प्रवास कई कारण से हो सकते हैं। मैंने भूगोल चैप्टर में आपको ये शब्द पढ़ा दिया था और अच्छे से वहाँ वर्णन हम लोग किए थे कि प्रवास कितने तरह से हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ 2 शब्द लिखा है, आप्रवासी और शरणार्थी। आप्रवासी का मतलब होता है लोग अपनी मर्जी से एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर चले जाएंगे, इसको बोलते हैं आप्रवासी। और शरणार्थी का मतलब होता है जो युद्ध हो या आपदा हो या प्राकृतिक या राजनीतिक जब उत्पीड़न होते हैं तो लोग उस स्थान को छोड़ना पसंद करते हैं। लोग उस स्थान को छोड़ना पसंद करते हैं, अपने सुविधा के लिए दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसको बोलते हैं शरणार्थी। उसी में जो मैंने लास्ट क्लास में लिखाया नहीं था वो था आंतरिक रूप से विस्थापित। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डाला था MCQ, जब मैंने आपको कुछ दिन 2 दिन पहले दिया था, तो उसमें क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन आया था। तो उसको हम क्वेश्चन देना नहीं चाह रहे थे, फिर बोला तो पढ़ाई देंगे जाकर तो क्वेश्चन डाल ही देते हैं। क्वेश्चन दिए थे, आई होप सो सब बना लिए होंगे। अब एग्जाम का अंतिम समय है तो तैयारी बढ़िया से होगा, ठीक है। इसको पढ़ाने के बाद अभी तैयारी, दूसरा तैयारी होगा। आंतरिक रूप से विस्थापित, जो लोग देश की सीमा के भीतर अपना घर द्वार छोड़ देते हैं या छोड़ चुके हैं, उसी को बोलते हैं आंतरिक रूप से विस्थापित। क्या बोला, सुन लो फिर से। जो लोग देश के सीमा के भीतर अपना घर द्वार छोड़ गए हैं उनको बोलते हैं आंतरिक रूप से परिवर्तित। आंतरिक माने अंदर ही रह गए हैं वो। कश्मीर से कश्मीरी पंडित, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कश्मीर से कश्मीरी पंडित, वो आंतरिक रूप से क्या है, विस्थापित है। वो एक स्थान से दूसरा स्थान पर गए हैं लेकिन अपने ही स्टेट में ही रह गए हैं, कहीं और जहां भारत से बाहर होकर नहीं गए हैं, तो ये आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1994 में एक जगह है रवांडा, वहाँ पर एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम है तुत्सी। याद रखना, उस जनजाति का नाम हो सका एग्जाम में भेटा जाए तो ध्यान रखिएगा। तुत्सी, ये तो है, तुत्सी एक जनजाति है। और ये जो जनजाति है, ये जो ट्राइब है, ये है रवांडा का। याद रखना, रवांडा का। तो यहाँ पर 1994 में 1994, डेट याद रखना, ईयर 1994 में इस जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडरा आया, क्योंकि एक जनजाति और है जिसका नाम है हुतू जनजाति। एक और याद रखना, हुतू, ये भी जनजाति है, हुतू जनजाति। तो ये जो तुत्सी जनजाति है, इस जनजाति कहाँ का है, ये जनजाति रवांडा का है। 1994 में इस जनजाति पर, मतलब इस जनजाति के लोगों को लगा कि हम पर खतरा आने वाली है, इन पर खतरा मंडरा है, खतरा इनको एहसास हुआ। तो क्योंकि हुतू जनजाति ने कुछ ही सप्ताह में लगभग 5 लाख से अधिक तुत्सी लोगों को मार डाला था। समझ में आ रहा बात को, क्या हुआ था, हुतू जनजाति ने तुत्सी जनजाति को 5 लाख, तुत्सी जनजाति के कितने, 5 लाख आदमी को मार डाला था। तो जो बच गए हैं उन लोगों पर खतरा भी है कि नहीं। अब मारेगा तो अब एक दिन में तो मार नहीं सकता, आराम आराम से मारेगा, कहाँ भागेगा। तो तुत्सी जनजाति को जब पता चला कि हम लोग भी मरने वाले हैं, खतरा हम लोग के ऊपर ही है, तो ये लोग क्या हो गए, ये लोग प्रवास कर गए, यानी ये लोग विस्थापित हो गए, यहाँ से निकल कर चले गए दूसरे जगह पर। तो ये हुतू वाला और ये तुत्सी वाला, ये जनजाति बिल्कुल आप याद रखना, घटना भी 1994 का है, ये भी आप याद करना। ये लास्ट क्लास की बातें थी जो हमने आपको लिखाया था, जो बताया था। अब इनके आगे जो प्रेजेंट डे में उनको सुनिए। महामारियाँ, ध्यान सुनिए, जो बोर्ड में लिखा हुआ महामारियाँ। अब क्या है महामारियाँ, कहते हैं ये आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों से तेजी से दूसरे देशों में फैलती है।
सही बात है। कोरोना कैसे फैला था? कोरोना कैसे फैला था? बाहर वो संपर्क करने से भी फैल रहा था, बाहर से जो लोग आ रहे थे उनसे जो संपर्क किए उनके द्वारा, उनके थ्रू में उनको दूसरे को हो गया था। तो महामारियाँ कैसे फैलती है? आप्रवास से, व्यवसाय से, बिजनेस से, पर्यटन से भी, और सैन्य अभियानों से ये तेजी से दूसरे देशों में फैलती है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं बिजनेस के सिलसिले में, घूमने को जाते हैं, आप्रवास को करते हैं। सैनिक, एक देश के सैनिक दूसरे देश में जाकर क्या करता है? अभ्यास करते हैं, तो फिर वो महामारियां वहां पर फैलती हैं। अब कुछ महामारियों के बारे में यहाँ लिखा गया है, उस महामारी के बारे में आप जरा सुन लो यहाँ पर क्या लिखा गया है। पहला है, बोलता है कि पुरानी महामारियां जो थी वो है, लिखा हुआ है HIV एड्स, बर्ड फ्लू, और लिखा है यहाँ पर सार्स। 3 बीमारियां यहाँ पर लिखी गई है। ये देखो, ये HIV एड्स, ये जो बीमारी है, ये HIV एड्स जो है, इसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन इसमें दवा द्वारा इसको नियंत्रित यानी रेगुलेट किया जा सकता है, ताकि दूसरे तक ये फैले नहीं, क्योंकि ये वायरस वाला है। ठीक है, इसको याद रखना। दूसरा है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू देखो, एक होता है बर्ड फ्लू, एक होता है स्वाइन फ्लू। 2 बीमारियां हैं, एक बर्ड फ्लू, एक स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू यानी पक्षी है ना, बर्ड में क्या होता है? पक्षी। तो याद रखना, बर्ड फ्लू पक्षी से फैलता है। और आपका मुर्गवा भी जो ना पक्षी है ना, पक्षी में शरीर रखा जाता है ना मुर्गा, अरे वो पलटिया, तो उससे भी फैलता है। ठीक है, तो बर्ड फ्लू याद रखना, बर्ड फ्लू। एक सार्स होता है, सार्स, सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है, ये SARS। ठीक है, ये हो गया सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कहीं के भेड़ आदमी लोग आओ, हाँ क्या बोल रहा था? सार्स। सार्स होता है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, खुली हवा में सांस लो, बढ़िया हवा सांस लो, सुबह सुबह घूमो फिरो। कौन की बोलता रहे? ओ खोल दीजिए थोड़ा, सांस लेगा वो। तो सांस है उधर खुला नहीं है, इधर खुला नहीं है। सुनिए, चलिए हो गया। तो ये पुरानी महामारियां हैं, ये पुरानी वाला है ना, ये पुराना वाला। अब लोग इसका जान गया तो इससे सतर्क रहता है। ठीक है, अब इससे बीमारियां बड़ी कम है, लेकिन फिर भी है। अफ्रीका के गरीब देशों के लिए, नो बाबू सुनो, अभी तो रोना है, सुनो। अफ्रीका के गरीब देशों के लिए, जो अफ्रीका तो ऐसे भी गरीब है, गरीब देशों के लिए एड्स की उपचार कीमत को देखते हुए इसे आकाश कुसुम कहा जाता है। अब अफ्रीका में अगर ये बीमारी हो जाए, लाइलाज बीमारी, तो ये लोग उपचार कहाँ से कराएगा? ठीक है, तो उपचार की कीमत को देखते हुए इसको बोला गया आकाश कुसुम बीमारी कहा गया है। याद रखना, इस लाइन में अफ्रीका में एड्स की उपचार की कीमत को क्या कहा गया? आकाश कुसुम। अब नई महामारी सुनो, नयका वाला कोविड-19, जो बहुत ही मजा आया था। पहला दिन तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, एकदम सब लॉकडाउन थाली ताली सब बजाए हम लोग जोरदार तरीके से। उसके बाद दूसरा दिन और अच्छा लगा, तीसरा दिन जब जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा मन छटपटाने लगा। क्या है, घर में कैद हो गए रूम में, मिलना उलना फोन तो चल रहा था, लेकिन मिलना उलना बंद। अब घरे आदमी है तो कहाँ फ़ोन करे वहाँ से, है कि नहीं? तो माथा खराब हो गया था। कोविड-19 दिन रात पर वही सब खाना पीना खा के रोड में जब जाते थे तो किसी को देखने की बात थे, सिर्फ कुत्ता छोड़कर, खाली कुत्ता। सही बात है कि नहीं? खाली कुकुर देख पा रहे थे। तो ये बीमारी जो आया था, ये नई बीमारी, लेटेस्ट बीमारी, कभियो फिर आ सकता है। कब आता है ये बीमारी? कब आता को जानते हो? ये बीमारी कब आता है? 100 साल के बाद। नहीं है, लिखा गया वायरस की जिंदा होता है। ये बीमारी जब भी चुनाव होगा तब आएगा, जब इलेक्शन होगा देश में तब ये बीमारी आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी हो सकता है बिहार में आया होगा तो आया होगा, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है अक्टूबर में, ये मंथ भर। और जब देखना, ये देखना आज हो गया कितना, 25 है ना, 2029 में ये बीमारी एकदम घूम के फिर वापस आएगा। क्यों? लोकसभा चुनाव है, ये तुरंत बीमारी आ जाएगा, लॉकडाउन। ठीक, उसके बाद एबोला वायरस, ये भी एक वायरस ही टाइप है। हेंटा वायरस, हेपेटाइटिस सी, ये सब वायरस वाला बीमारी है। ये नयका बीमारी है भैया, इस सब को थोड़ा सा बच कर रहिएगा आप लोग, ठीक है ना, मिलजुल उतना नहीं कीजिएगा। अब औषधि प्रतिरोधकता हासिल करने वाली बीमारियां जिसका उपचार कठिन हो गया है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जानते हैं ना, खोंक के मर जाओगे,
और लास्ट में टीबी का पहचान क्या हो गया, ब्लड आना तुम्हारा खांसी से। इसलिए बोलता है 7 दिन से अगर ज़्यादा खांसी है तो कृपया अपना एक बार चेकअप करा लो, ठीक है ना, कोई कफ सिरप काम नहीं आएगा। टीबी, उसका तो मलेरिया, मलेरिया जानते हो ये परजीवी से होता है, मच्छर काटने से होता है, मादा इन्फ्लुएंजा के। हैजा, हैजा किससे होता है, पानी से, दूषित पानी दूषित भोजन खाने से हैजा होता है। हमारे बिरसा मुंडा साहब जी इसी से डेथ हुए थे। हैजा, खराब पानी पीने से, खराब खाना खाने से ये हैजा बीमारी होता है। और डेंगू और बुखार, ये तो आप जानते हो डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा कपारे सीधा एकदम फाड़ देगा ही डेंगू बुखार। तो किसी को इनमें से कोई बीमारी हुआ है क्या, किसी को, और होगा तो कोई बोलेगा नहीं, भगवान करे ना हो किसी को, है ना। ये सब बेकार बीमारियां हैं। बीमारी कोई भी इलाज हो या फिर नहीं इलाज, बीमारी बीमारी ही होता है बुखार, वो सबका हुआ है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में देखो एक बीमारी नाम सुन लो, मैड काऊ, याद रखना इसको, मैड काऊ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में एक बीमारी है मैड काऊ। ये मैड काऊ महामारी ने ब्रिटेन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया और बर्ड फ्लू के कारण दक्षिण एशियाई देशों को मुर्गी निर्यात बंद करना पड़ा। मुर्गी निर्यात बोलो ना, बर्ड किसके संबंधित है, मुर्गी से। एक होता बर्ड फ्लू, एक होता स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू मुर्गी से और स्वाइन फ्लू पूछेगा तो स्वाइन फ्लू सुअर से। तो याद रखना, बर्ड मैंने पक्षी, 100 से सुअर, 100 से स्वाइन याद रखना, आसान याद रखना, आप आसान बोलोगे नहीं। 100 से सुअर, 100 से स्वाइन फ्लू, स्वाइन, और बर्ड से बर्ड मैंने पक्षी, हो गया। तो ये दोनों चीज़ आप इसको याद कर लेना। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अब इसके अगला पार्ट में लो कि सुनो, चल गुरु। देखिए अब सहयोग मूलक सुरक्षा अपारंपरिक खतरों से निपटने का क्या उपाय है, हम उस उपाय को देखेंगे, उस तरीके को देखेंगे कि सहयोग मूलक सुरक्षा अपारंपरिक खतरों से निपटने के तरीके। पहला जो दिया है, अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की। जैसे अभी कोविड-19 की बात कर रहे थे, कोविड-19 के लिए क्या कोई सैनिक का काम आया था यहाँ, क्या सैनिक ने कोविड-19 को खत्म कर दिया, नहीं किया, बल्कि सभी देश ने एक दूसरे का मदद किया और उस मदद से फिर उसको जो है विजय पाई गई। तो अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सभी देश एक दूसरे का सहयोग करे तभी वो चीज़ें सही होंगी, ये पहला उपाय। दूसरा, खतरे की प्रकृति के आधार पर ऐसी रणनीतियाँ बनाई जाए, रणनीति समझ गए क्या, प्लानिंग जाए जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महाद्वीपीय हो या वैश्विक स्तर पर हो, ये सारी चीज़ों पर वो जीत पा सके। सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ, इस सब के बारे में जानते हो, यूएनओ जानते हो, WHO जानते हो, IMF जानते हो, वर्ल्ड बैंक जानते हो, सब के बारे में आप जानते हो। ये जो यूएनओ है, WHO है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये स्वयं सेवी संगठन, दानदाता संस्थाएं यानी डोनेशन जो होते हैं ना, धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, व्यवसायिक संगठन, जानी मानी हस्तियाँ शामिल हो सकती है। सहयोग, ये लोग जो है क्या कर सकते, सहयोग कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। साथ में सहयोगात्मक सुरक्षा में अंतिम उपाय क्या है, अंतिम उपाय के रूप में सामूहिक स्वीकृति से बल प्रयोग किया जा सकता है। फिर सुन लो, सहयोगात्मक सुरक्षा में अंतिम उपाय यह है कि अगर नहीं सुनता है तो फिर क्या किया जाएगा, बल प्रयोग किया जाएगा। पहले समझा लो, अगर वो नहीं समझता है तो फिर अंत में यही उपाय है कि सामूहिक स्वीकृति से एक साथ मिलकर बल प्रयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार आपको याद है कि इराक ने कुवैत को कब्जा किया था और उस समय कुवैत, इराक को बहुत समझाया गया था, यूएनओ ने भी समझाया कि भाई वो छोटा देश है, गरीब देश है, उस पर कब्जा मत करो, छोड़ दो उसको, लेकिन नहीं सुना। अंत में अमेरिका मिला, अमेरिका और 33 देश यानी कितने हो गए, 34 देश, 34 देश के 6,60,000 सैनिक मिलकर इराक पर चढ़ाई किया। इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जान से चले गए और कुवैत को कब्जा से मुक्त करा लिया, इराक से। पढ़ा दिए थे हम इस चीज़ को। तो वही बात है कि सहयोगात्मक सुरक्षा में ये सब तो है, एक दूसरे का साथ दे, लेकिन अगर फिर भी ये सब से काम ना बने तो अंतिम उपाय के रूप में क्या होता है कि सभी लोग स्वीकृति से मिलो और बल प्रयोग करो और फिर बल प्रयोग के द्वारा उसको जीत लो, ठीक है। क्या समझ आ रहा बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, लिख लिया सब कोई हैं? तो सुनो,
क्या लास्ट में, क्या छूटा लास्ट में, जल्दी जल्दी फटाफट लिखो। सुनिए, उसके बाद क्या होता है कि भारत ने, इंडिया ने सुरक्षा नीति के क्या घटक अपनाए। अपने को अगर सुरक्षित रखना है तो क्या करना चाहिए, बस समझ आई। अपने को अगर सुरक्षित रखना है तो क्या करना होगा। सब अपना अपना रणनीति बनाते हैं ना कि हम कैसे सुरक्षा रहे, माना सुरक्षित रहे, कोई हम पर आक्रमण नहीं कर पाए। जैसे अभी आप लोगों ने जो 12 बजे गया था, अभी अपना अपना सुरक्षा बना लिया ना कि फटाफट 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 सिखा दिए कि माँ बाबू भाई बहन अगर मास्टर पूछेगा तो यही बात बोलिएगा, नहीं तो अभी धो देगा, मारेगा मास्टर। कहे कि संडे को हम लोग नहीं आए थे, क्लास चलवाया था। लेकिन हम उन तमाम गार्जियन से कहना चाहते हैं, इसको पहुंचा देना सबके पास, सके पहुंचा देना सबके पास, सभी गार्जियनों के पास पहुंचा दीजिएगा कि अगर आपने बच्चों का सपोर्ट गलत तरीके से किए हैं तो बहुत गलत किए। हम बच्चों को यहाँ मारते नहीं, और आज तक इतिहास गवाह है कि किसी बच्चों को मार के मैंने नहीं सिखाया है। सबको प्रेम पूर्वक हाथ पकड़ कर सिखाया है। अगर संडे को नहीं आया तो उसकी गलती का प्रायश्चित मैं करवाता, मैं यही करता कि उसको थोड़ा सा पीछे बैठा देता, लेकिन हाथ नहीं उठाता। क्यों? अहिंसा के समर्थक हम हैं, समझे धीरज भैया। मैं हाथ कभी बच्चों पर नहीं उठाता। हम गार्जियन को फ़ोन क्यों लगाए कि गार्जियन से जानना चाह रहे थे कि आखिर उसके साथ क्या मजबूरी हो गई। एग्ज़ाम सर पर हैं और हमें इम्पोर्टेंट क्लास करवानी है, लेकिन बच्चों ने इसको तवज्जो नहीं दिया, इसको सर्वोपरि नहीं समझा। और अगर गार्जियन ने भी बच्चों का साथ दिया है तो अच्छा बात नहीं कि वो आप ही के बच्चे, हमारे तो कोई काम का नहीं आएंगे वो फिर ना बाद में है। जब एग्ज़ाम में ख़राब हो जाएगा तो ट्यूशन मास्टर, ट्यूशनवा कहाँ पढ़ा था, खोज 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 मास्टरवा खोज। और जब बहुत अच्छा कर देगा, स्कूल में, ये स्कूल में पढ़ाता, हाई स्कूल में पढ़ाता, ये छोटा स्कूल में पढ़ाता, ये बड़ा स्कूल में पढ़ाता, मास्टरवा ये रहा, और हम लोग का नाम कभी नहीं आता है। जबकि सबसे अधिक मेहनत कौन कराता है? तुम संडे को नहीं आए तो हमसे क्या मतलब था? कोई मतलब था? तुम फोनवा में तुम्हारा कौन चीज़ है जी, एकदम फोन के बिना नहीं रह पाता, फोनवा रख एकदम दुनिया जहान मानते हैं तोरा फोन पर बसता है। तो अभी 2 मिनट उस दुनिया को 2 मिनट बोल दो कि दुनिया 2 मिनट शांत रहे, पिटिए बोलने दो हमको। तू मैंने तो परेशान हो एकदम, एक जरा बर्दाश्त तुमसे नहीं होता है। कैसा आदमी हो रही? सुनिए इंपॉर्टेंट बात, बता से नहीं मारते नहीं कभी, हमें नहीं आए तो नहीं आए, कुछ का जरूर काम होगा तब ना नहीं आए आप। आइए सुनिए, भारत भी जो है सुरक्षा के नीति को पहले ही बनाकर रखता है, क्योंकि भारत भी सीखे हैं ना कि अगर हमें अपने के सुरक्षित रखना हो तो सैन्य क्षमता को मजबूत करो। सबसे पहला, हमको भी अगर भविष्य अपना सिक्योर करना है तो हमें पढ़ाई नियमित रेगुलर करनी पड़ेगी, शिक्षकों की बात को माननी पड़ेगी, अपने आप को गलत सही में समझना होगा कि मेरा गलत क्या है सही क्या है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, यानी हमारा रिलेशन जो है, बॉन्डिंग जो है पड़ोसी देशों के साथ और बड़े देशों के साथ होना चाहिए। थोड़ा उठा बैठा बड़ों आदमी के साथ होना जरूरी है, तब ना आपको जान पाएगा, तब ना आपका हर पल थोड़ा कभी न कभी साथ मिल जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना और अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना। अंदरूनी समझते हो, अपने पहले अंदर सही करो, मजबूत करो, तब ना बाहर वालों से लड़ोगे। बस भाई हमने मान ले कल दिन अनाउंस कर दिया क्या कोई दूसर कोचिंग के बच्चे के साथ हमारा बच्चे का कंपटीशन होगा हिस्ट्री या पॉलिटिकल क्लास सब्जेक्ट पर, अपना अंदरूनी को ताकतवर मतलब मजबूत नहीं किए और भिड़ गए होकर साथ टूर्नामेंट ले लिए जाके, तो क्या होगा? ऑल आउट, 5 ओवर टिक नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएगा, छूछा मुँह बूचा हो जाएगा और वापस घर को आ जाएगा मैं। तो इसलिए अंदरूनी पहले अपना अंदर की ओर को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। बस वही, उसके बाद आर्थिक विकास करना। जब ये सब हो जाएगा तब आप पैसा कमाएंगे, ठीक है? तब आर्थिक विकास की ओर हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे और अपने आप को और आगे लेके जाएंगे। सुना हुआ बात पर किसी का भरोसा नहीं करना, क्योंकि जो सुनाने वाले होते हैं ना
वो उस कहानी का सच्चाई हिस्सा नहीं बताते हैं जिसमें वो खुद ही जिम्मेदार रहता है, दोषी रहता है। वो सब बता देगा, आल बल दुनियादारी सब बता देगा, लेकिन वो अपना वाला कहानी तो नहीं बताएगा उस समय, क्योंकि उसमें खुद ही किरदार में जो है दोषी है। बात समझ कि हम लोग जीवन भर इसी में फंसे रहते हैं कि क्या कहेंगे चार लोग, और अंत में चार लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य का यही जीत है, यही बोलते हैं ना। तो चार लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। अपना पढ़ो, मजबूती रहो, आ जाओ आगे। अब पहला उनमें से है सैन्य क्षमता। सुनो, सैन्य क्षमता सुन लो। ए बाबू नो तू फिर भी किया एकदम इसका कि क्या चाहते हो? सैन्य क्षमता देखो, पड़ोसी देश, अब नहीं पूछना पड़ोसी देश किसे कहते हैं, और नहीं पूछना पड़ोसी देश का नाम हमसे, ठीक है? बहुत पिटेगा मैं, हालांकि पिटने बोल देते लेकिन पिटते नहीं हैं। आओ, पड़ोसी देशों के आक्रमण से बचने के लिए सबसे बड़ा जो बदमाश यहाँ पर है वो है नल्ला पाकिस्तान, और दूसरा कौन है? छोटी आंख वाले चाइना। इन दोनों पड़ोसी देश के आक्रमण से बचने के लिए भारत को अपनी सैनिक क्षमता को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग धोखेबाज आदमी है, पीठ पीछे वार करता है। अरे हिम्मत है तो सामने से वार करो, क्या मार के ना मुआ देंगे तब बताना कि छोटी आंख को दो को मिला के एगो बड़का कर देंगे तो मजबूती रहोगे, है ना? दो को रख के क्या करोगे? उससे बड़ा एगो आंख बना लो, दोनों को जोड़ के एकदम बड़का आंख कर देंगे, सरवा देख बढ़िया से। बात समझ? तो भिड़ता कहाँ है? भारत और पाकिस्तान बीच में कितने युद्ध हुए? 4। 1947-48 1, 1965 2, 1971 3, 1999 कारगिल 4, ठीक है? उन चारों युद्ध में मैं नहीं था, नहीं तो इतना हिम्मत पाकिस्तान की आ जाएगा। वो पहले युद्ध देख लेता ना 47 वाला, मार देख लेता ना पाकिस्तान, तो हिम्मत नहीं करता 71, 65 और 99 वाला है? कहाँ आ रहा अब पाकिस्तान कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि हम यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना की कोई बातें मत पूछो, उसको सूझबे नहीं करता, इतना थापड़ मारे हैं। चाइना एक बार देखो, चाइना एक ही बार आया 1962 में, और उसके बाद पता है क्यों नहीं आया? बता जरा क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा जन्म हो गया 1962 के बाद, तो चाइना उसके बाद सब आबे नहीं किया, समझ गया कि बाबू घायल शेर है, मारेगा आप दौड़ा, क्योंकि 1962 में हम नहीं थे तो हार गया था ना, हम नहीं थे तो हार गए थे, लेकिन उसके बाद हमने जन्म लिया और चाइना सोच लिया कि अब तो पूरा एकदम गुस्सा में है, अब हमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए चाइना अब नहीं आता है। सही बात है कि नहीं? देखो चाइना एक ही बार आया, भाग गया, और पाकिस्तान में कितना बार आया? 4 बार आया। उसके बाद और आया नहीं आया, क्योंकि 1999 तो फिर मेरा जन्म हो गया, समझ आया? दोनों टाइम पर। तो याद रखना, भारत में के चारों तरफ शक्ति संपन्न देश है, कैसा? परमाणु, इसलिए भारत थोड़ा सा चुप रहता है। लेकिन भारत कितना दिन चुप रहेगा? एक समय आया भारत कहा कि अब हमसे बर्दाश्त ना हुई, अब मारब तो मारब। अब देखो क्या किया, 1974 1998 में एक बार इंदिरा गांधी और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में क्या किया? 2 बार परमाणु परीक्षण किया। इसलिए आज भी पूरे दुनिया के लोग, जब भी मई का महीना आता, मई पूरा दुनिया डरता है कि भारत कहीं परमाणु तो नहीं बना रहा है, क्योंकि मई महीना में ही बनाता है, ये भी मई में, वो भी मई में, याद रखना। इसीलिए भारत से अब मई महीना में थोड़ा सा दिक्कत होता सभी देशों को, कहीं बना तो नहीं रहा ना वो जाकर चुपचाप से। तो भारत ने 2 परमाणु बम धाए NPT साइन करने नहीं किया और बना दिया। क्या समझ आ रहा बात को? इसका आगे मैं कल फिर कराऊंगा, ठीक है? लेकिन जब भी क्लास चले तो कृपया करके क्लास में उपस्थित जरूर हो जाओ। मान लीजिए अगर भारत जो है पाकिस्तान पर अगर हमला करके कर लिया तो उसके कौन बोल रहे हैं? क्या बोला? पाकिस्तान पर हमला किया, हाँ, कब्जा कर लिया, तो कौन बोल रहा है? भारत पर अगर कब्जा किया पाकिस्तान